नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसमें चल रही है कहानी मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज अत श्री नवल नारायण कथा। और आज इस कथा का 43वां अंक। इसके पहले कि मैं कथा में आपके सामने आगे बढ़ूं, कुछ भूल सुधार जो पिछले अंक का है वो मैं आपके सामने करना चाहता हूं। पिछला अंक खत्म करते करते एपिसोड नंबर 41-42 में कुछ कंफ्यूजन मुझे रहा था, तो मैंने अंत में कुछ बोला है। 41वां एपिसोड, अब 42वां एपिसोड। वो पिछला एपिसोड 42वां था, ये 43वां है। लेकिन मैंने शायद आपको उस एपिसोड को खत्म करते करते में मैंने कहा है कि 42वें एपिसोड में बताऊंगा, जो कि वो 42वां एपिसोड वही चल रहा था। तो जिन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिलाया उनका आभार। और एक और चैनल की व्यूअर ने हमसे पूछा है कि उस एपिसोड में आपने बताते बताते ये नहीं बताया कि बकलेशवा का जन्म तिथि क्या है। तो इस कहानी में पीछे जाइए, उस दिन तो मैं साइलेंट हो गया, नहीं बताया। सोचा जाने दीजिए, बकलेशवा को इतना वैल्यू काहे देना है, उसका हम जन्म तिथि बताते रहे यहाँ। लेकिन हाँ, ये मैंने आपको पहले बताया है कि माया के तीनों पुत्र 40-41 महीने के अंदर तीनों पैदा हुए हैं। तो तीनों में बड़ाई छोटाई जो है, 14 महीना, किसी में 15 महीना, किसी में 16 महीना, ऐसा ही टाइप है जिसको कहते हैं सालों साल लाइन लगाने वाली। तो माया उसमें से तैयार थी, तभी तो दत्त बाबू परेशान थे। एक तरफ माया का कहना था कि उसकी बेटी मर गई, उसको देखभाल उसके ससुर ने नहीं किया। क्यों भाई, ससुर की जिम्मेदारी थी, पैदा करने वाले बाप की नहीं थी और पैदा करने वाली माँ की नहीं थी। ससुर के भरोसे पैदा करने जा रहे थे। जिस तरह ये जो माया का भाई है कंस, वो अपने भाई के भरोसे 8 औलादे पैदा करता है। उधर ये भाई बहनों की गजब जोड़ी है। ये एक समय में पता नहीं सारे के सारे ऐसे उल्टे, सारे चरित्रहीन, सारे नैतिकता से बिल्कुल शून्य, ये कैसे एक जगह लोग और एक ही परिवार में, एक ही कुल खानदान में कैसे पैदा हो गए हैं। ये सब हंस के खानदान में पैदा हुए हैं। और एक तरफ आप देखेंगे तो हंस जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान। और दूसरी तरफ कौन ऐसा शख्स है जो अपने भाई के पैदा हुआ औलादों के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है? ये कंस ने कर लिया, हंस ने कर लिया, कंस के औलादों के लिए। अगर हंस जी चाहते तो जितना उन्होंने कंस की पैदा की हुई औलादों में अपनी संपत्ति, अपना ऊर्जा, अपना सब कुछ लुटाया, और उसके बाद भी हंस जी जब बिस्तर पर थे, तो जिसको कहते हैं ना अपने ही मल में लोट लगा रहे थे, उसको भी साफ करने वाला कोई नहीं था। ये उनकी गति हुई है, उन्हीं का पेंशन से उनके लिए एक नर्स नहीं नियुक्त किया जा सका, उनके लिए एक साफ करने वाला कोई कर्मचारी नहीं नियुक्त किया जा सका। घर वाले तो साफ करेंगे तो आप बहुत दूर भूल जाइए। और मल में लोट लोट के अशक्त हंस जी, जिनको कभी होश है कभी नहीं है, और होश है तो उसी में पड़े हुए हैं, और होश नहीं है तो बेहोश है। ऐसे उनका प्राण निकला है, ऐसी अधोगति को प्राप्त हुए हैं। अगर वही हंस जी अपने जीवन में अपने अर्जित संपत्ति का अगर 10वां हिस्सा भी लगा देते और उससे कोई अनाथालय बना देते, कोई वृद्धाश्रम बना देते, कोई पुण्य का काम कर गए होते। लेकिन ये कंस की औलादों में अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा धन, अपनी पूरी संपत्ति लुटा दी हंस ने, और उसका खामियाजा भी भुगता। तो ये हंस, और हंस की एक गई गुजरी बहन माया, और हंस का सबसे बड़ा गया गुजरा भाई कंस, जो 12 साल की उम्र से ही अपनी बहन के साथ गलत रिश्ते में, चरित्रहीन। तो मैं अपने सामने उपस्थित दो श्रोता हमारे संजय भैया और जनार्दन चाचा को कहता हूँ, लानते ही नहीं भेजिए। वो जो बहन को दी जाती है गाली, वो गाली भी जरूर दीजिए, और आज तो जरूर ही दीजिए, ताकि ये गाली 1000 बार उस कंस के मत्थे पर पड़े। कहिए कि हंस वो है जो आप गांव घर में बात बात में कहते हैं। हम नहीं बोलेंगे, आप समझ जाइए।
और ये कंस भी अपनी कहानी देख रहा होगा, हम पिछला एपिसोड में आपको कहे हैं ना, रंजितवा, अब रंजितवा काल्पनिक है कि रंजितवा असली है, ये छोड़ दीजिए आप। लेकिन ये जो रंजितवा के जितने रिश्तेदार हैं, अब मैं कह रहा हूँ, ये मेरी कल्पना है कि इनका सच में दुनिया में कहीं ये जिंदा है, मृत है, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ये जीवित मृत व्यक्ति से एक लेखक के नाते मैं कहता हूँ कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब मेरा दोस्त है रंजितवा, अब रंजितवा कल्पना है कि रंजितवा सच्चाई है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा। और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि रंजितवा के जो ये रिश्तेदार, रंजितवा के ये मामू हंस कंस, ये माया मौसी माया, नवल नारायण, अरनौआ बकलेसवा, हो सकता है ये सब कहीं जिंदा हो, सब सुन रहे हो अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने किस्से। तो ये लेखकीय मर्यादा है, लेखकीय मर्यादा को रहने दीजिए। हम एक तरफ कह रहे हैं कि ये कहानी मनोरंजन के लिए लिखा जा रहा है, एक राइटर के रूप में लेकिन जब आप सुन रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। और मैं ये ऐसा गंदा कहानी लिखने बैठा हूँ समाज को, ताकि सनद रहे, समाज को पता लगे कि समाज में ऐसे ऐसे घटिया चरित्र आपके बीच में जीते हैं। नवल नारायण जैसे, हंस जैसे, कंस जैसे, ऐसे ही हंस जैसे, जिनको केवल एक बस अहंकार की पोटली भर गई है, मैं बहुत बड़ा मूर्धन्य विद्वान हूँ, 100 किताबें लिख दिया। अरे भाई, तुम्हारी 100 किताबें दिमक चाट गई, शायद कोई पाठक नहीं मिला होगा उन 100 किताबों को। और खुद ही अपने नाम का एक ग्रंथ छपवा लो, अभिनंदन ग्रंथ। दुनिया अभिनंदन करे तो ठीक है, और खुद ही अपना किताब छपवा के अपना अभिनंदन कराना पड़े तो क्या होता है? फिर वो हंस मल में लौट करके देह त्यागता है, और उस किताब में उसका वही कंस भाई लिखता है, ऐसा भाई देवता जैसा सबको मिले। उसकी वो भावज लिखती है, ऐसा भैंसुर सबको मिले, पिता जैसा। लेकिन उसके साथ किया क्या? उसको मल में लौटने के लिए छोड़ दिया, और वो भी उस कंडीशन में जब उसी का पेंशन पे तुम्हारे सारे बाल बच्चे तुम सब पल रहे हो। अगर जो संपत्ति हंस ने अपने ये भाई के पैदा हुए 8 औलादों के लिए खर्च करी, इनकी देखभाल में लगाया, अगर इसका मैं कहता हूं 10वां हिस्सा भी सामाजिक कार्य में लगा दिए होते, तो हंस जी अमर हो गए होते, और हंस जी के कृत्यों के ऊपर हर जगह तालियां बज रही होती, अभिनंदन ग्रंथ लिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, और मरने के बाद आज गालियां नहीं खा रहे होते। इस दुनिया में यही रह जाता है, क्योंकि हंस जी ने जीते जी कुछ सवालों के जवाब जो उन्होंने पाप किए थे, उन्होंने देने से मना किया। बोले मेरे जीते जी ये सवाल नहीं पूछिएगा। तो सवाल तो पूछना है, सवाल तो पैदा हो चुका है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में कहा था, रंजितवा प्रकृति का ब्रह्मास्त्र है, माया के पाप खुलने थे, नहीं तो शायद पाप नहीं खुलते। अगर बकलेसवा नहीं बकवास कर जाता तो शायद माया के पाप दबे रह जाते। नवल नारायण के भी ये सब पाप जो कोई जानता नहीं था, दबे रह जाते। दत्त बाबू ने जो डायरी दे दी थी नवल नारायण की लिखी हुई रंजितवा को, क्योंकि माया ने उकसा उकसा के रंजितवा को इस लेवल तक ले आई। जाओ अपने दादा से सवाल पूछो कि ऐसा उन्होंने हमारे साथ क्या किया, क्यों किया। तो रंजितवा जब सवाल पूछने गया तो दत्त बाबू अंत में उब गए। ये सब कहानी आपको पहले बता चुके हैं। फिर दत्त बाबू वो डायरी पकड़ा देते हैं, कहते हैं लीजिए, इसमें आपके बाप के कारनामे, आपके बाप के ही हस्ताक्षर के साथ उनके ही राइटिंग में दर्ज है। इसके बाद आप बहुत कुछ जान जाइएगा, फिर आपको हमसे सवाल नहीं पूछना पड़ेगा। तो जब से रंजितवा को वो मिला ना, नवल नारायण की वो डायरी, रंजितवा को समझ में आ गया कि असली खिलाड़ तो ये माया ही है, और प्रकृति सारे भेद खोलना चाहती थी। तो आगे आपको ये सब कहानियां भी बताएंगे, क्योंकि फिर रंजितवा की शादी की जगह तक कहानी पहुंची नहीं है। रंजितवा की शादी में उसके असली जैविक पिता और माता आते हैं, वो जैविक माता और पिता जो बाद में नवल नारायण के यहाँ फिर और किसी शादी में नहीं आते हैं। तो ये भी तो एक प्रश्न है कि इतने बढ़िया रिश्तेदार थे तो केवल एक ही शादी में क्यों आए, रंजितवे की शादी में। और वो मौसी
रंजितवा की पत्नी तक कैसे पहुंची ससुराल तक। बाकी और किसी नवल नारायण के और दो बेटों की शादी हुई, उनकी शादी को देखने तक नहीं आए। लेकिन उसकी पत्नी में इतनी दिलचस्पी थी कि वहां तक उसके रंजितवा के ससुराल तक पहुंच गए और उस बहू के पास वहां तक जाकर के और उसे गिफ्ट देते हैं, उसे बताते हैं और वो हनुमान जी की मूर्ति देते हैं, कहते हैं इसे रजतवा तक रहने देना। और ये कहना वहां जाकर के उसको माँ का प्यार भी नहीं मिला है। तुम उसके जीवन में आई हो, तुम उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया बोला, ये कहानियां जब सुनते हैं ना रंजन बाबू, रंजीत बाबू का, तो खून खौलने लगता है। मन करता है टेटुआ दबा दे नवल नारायण का। मैं बोला नवल नारायण का टेटुआ दबा के कुछ नहीं होगा जनार्दन चाचा, क्योंकि नवल नारायण को जैसे गंध चीजें करनी थी संसार में वो कर चुका। अब तो एक मल का लौंदा है, वो जिए मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो ये औलादे हैं ये भी एक मल के लौंदे से ज्यादा कुछ नहीं है। तो संजय भैया बोल उठे, ये जो अर्नव है इनको बड़ा घमंड था, पढ़ने में तेज है। मैं बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय भैया, ये अर्नव बाबू का कहानी बतावेंगे तब आप जानेंगे और बहुत अच्छा से। अभी मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ वहां पे। पहले तो आप सुन ही चुके हैं कि अर्नव बाबू का चौथा क्लास में नाम लिखाने के लिए माया भेजी थी, तो मास्टर साहब ने तीसरा में कर दिया। अभी उसी में आके और बड़ा ड्रामा होने वाला है अर्नव बाबू के साथ। और बाकी थोड़ा सा भविष्य की रूपरेखा बता दूं तो मैट्रिक का परीक्षा दिए अर्नव बाबू फेल, इंटर का परीक्षा देने गए फिर अर्नव बाबू फेल, 3 साल का ग्रेजुएशन अर्नव बाबू ने 7 साल में पूरा किया। इतने बड़े वाले पढ़ने वाले महारथी रहे हैं अर्नव बाबू, घमंड तो होना ही चाहिए। पूरी जिंदगी निकल गई, सारा परीक्षा एक चपरासी से लेके कलेक्टर बनने तक का दिए, एक भी परीक्षा नहीं निकला। और हर परीक्षा दे के आके यही भाजना है, बस 3 महीना के अंदर अगले हमको ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। यहाँ तक कि जब रंजितवा का फौज में सिलेक्शन हो गया तो फौज में भर्ती होने के लिए एयरफोर्स में तैयारी पे तैयारी, कोचिंग पे कोचिंग, गाइड पे गाइड। लेकिन अर्नव बाबू से वो जो 50% में पास करके, वो जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर होता है उसका 50% नंबर पर वहां लोकल लेवल पर सिलेक्शन हो जाता है। ये भी पहले हम आपको पता नहीं शायद बताए हैं नहीं बताए हैं, लेकिन अर्नव बाबू तो वहां भी नहीं निकाल पाए। एको बार इंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ, माने 50% नंबर भी लावे के कुबत तब नहीं है जब कोचिंग पर कोचिंग, किताब पर किताब, तैयारी पर तैयारी। लेकिन जलन शुरू से है, रंजितवा से ऊपर जाना है। अरे रंजितवा अपना जो कुछ भी है लेके पैदा हुआ है, उससे ऊपर तो किसी भी तरह से नहीं जाओगे। आज भी अरनौआ के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है। वही रंजीत बाबू ने जो जमीन खरीद के ये माया के नाम करी थी, जो माया माए भी नहीं थी रंजीत बाबू की, और रंजीत बाबू जानते थे ये हमारी माए नहीं है, तब तक ये खुल चुका था। लेकिन रंजीत बाबू ने नीति के इस सच को भी स्वीकार कर लिया था कि इसको तो बदल नहीं सकते, जो है जैसा है चलो यही चलेगा। तो वो जमीन के टुकड़ा का डोमिसाइल लेते हुए फिर जाके जब उम्र नौकरी का निकल जाता है तब अर्नव बाबू क्या करते हैं आगे और डिटेल में बताएं। फिलहाल अभी आते हैं गदाईपुर गांव पर, कंसंट्रेट करते हैं जहां नवल नारायण के पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ स्ट्रगल कर रही है। 6 महीना से स्कूल का फी नहीं दिया है, जिसके हाथ से राशन आया है राशन वाले का बकाया है, जलावन वाले का बकाया है, सब्जी वाले का बकाया है। और नवल नारायण तो आते ही नहीं है। आते हैं तो रात में आते हैं और सुबह भोर में लड़ते हुए माया से वापस चले जाते हैं। क्योंकि नवल नारायण की जिंदगी कैसे चल रही थी। इस बीच में और एक बात बताएं, आप सबको कहानी में पहले ही पता है कि माया ने तो गर्भ निरोध का उपाय वहीं कर लिया था, अपने परिवार नियोजन में जाके अपना नसबंदी ऑपरेशन तो वहीं करा ली थी, कुर्था में ही। लेकिन नवल नारायण अपनी जेब में अभी कंडोम लिए घूमते हैं। अब माया जैसी बेवकूफ पत्नी कहिए आप, हालांकि पूछती है माया आपकी जेब में ये क्या है, ये काहे को लिए घूमते हैं। तो नवल नारायण के पास बहुत तगड़ा बहाना, अरे इसका गुब्बारा फुला के देंगे रंजीतवा को, बकलेसवा को, अरनौआ को। तो ये रंजीतवा, बकलेसवा और अरनौआ को जो जिंदगी है ना,
वो कंडोम का गुब्बारा फुला फुला के नवल नारायण देते रहे। पकड़ा गए। बीबी ने पूछा, कोई लॉजिक समझ में आया नहीं। अब जब माया देखे नवल नारायण की जेब में कंडोम तो समझ जाए कि लइकन के लिए गुब्बारा लाए हैं। अब ये तो माया को अब समझ आ रहा नहीं आ रहा है, ये माया ही जाना है। लेकिन वो नवल नारायण के जो जेब में कंडोम मिलते थे, इसका असली उपयोग क्या था? अब ये तो जनार्दन चाचा और संजय भैया आप समझ सकते हैं, क्योंकि नवल नारायण ने अपने लिए 10-15 स्त्रियों का जुगाड़ कर रखा है पोस्ट ऑफिस के सामने, जिनके पति मजदूर क्लास के हैं, जिनको मजदूरी के लिए नवल नारायण इधर-उधर भेज देता है, उनके बच्चों को पकड़-पकड़ के स्कूल भिजवा दिया है और उनके घर में गरमा-गरम रोटियां और फुलके तोड़ने के लिए जाता है। सुबह तुम्हारे यहाँ नाश्ता बनेगा, फलनिया चिलनिया के यहाँ ये दोपहरिया का खाना बनेगा, किसी तीसरे के यहाँ रात का खाना, और ये नाश्ता और खाना ये सब बहाना है। इसी बहाने नवल नारायण को उसके घर में जाना है और जाके फिर क्या करना है, सो आप समझिए। बदले में नवल नारायण 2 किलो आटा, 1 किलो बैगन, लइकन का पेंसिल लीड पहुंचा रहे हैं। कृष्ण कन्हैया बने हुए हैं उसरी के नवल नारायण। और नवल नारायण दुष्कर्मी नवल नारायण, हरामी नवल नारायण, क्योंकि नवल नारायण का चरित्र यही है। अपने पत्नी बच्चों का फिक्र नहीं है कि उनका क्या जिंदगी चल रहा होगा, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। लेकिन अयास नवल नारायण। संजय भैया कहते हैं, हाँ वो आप ठीक है कह रहे हैं, जनार्दन जी भी कह ही रहे हैं रेडियो बनाओ के पैसा नहीं देते थे। मतलब बिल्कुल नहीं देते थे। नवल नारायण इतना ही बड़ा छिछोरा आदमी है, जहां जरूरत है वहां वो दमड़ी भी खर्चा नहीं करेगा, लेकिन अपनी अयासी के लिए उसके पूरे भंडार खुले पड़े हैं। ये नवल नारायण की जिंदगी का एकमात्र उसूल रहा है, वासना में लिप्त रहना। नवल नारायण को भी गिनती नहीं मालूम होगी कितनी स्त्रियों के संपर्क में रहा है। मैंने आपको पीछे कहानी में बताया है, नवल नारायण को फूफा ले गए थे ना ट्रक पर काम करने के लिए, वहां तो बेचारे फूफा जी भी फंस गए। तो संजय भैया और जनार्दन चाचा बोलते हैं कहानियां याद है रंजन बाबू, आगे बताइए कि वो उसरी में क्या होता है। अब उसरी में ये होता है कि 6 महीना से स्कूल का फी बाकी है, रहा नहीं जा रहा है स्कूल से। अब नोटिस पे नोटिस आ रहा है। रजतवा कहता है अब हम ज्यादा शर्मिंदगी हो रहे हैं, जब जाते हैं तो मास्टर साहब अजीब सी आंखों से ताकते हैं, कहते हैं पैसा लाए हैं, तो कहना पड़ता है नहीं लाए हैं। लेकिन इसके आगे मास्टर साहब कुछ कह नहीं पाते, कहते हैं क्यों पापा नहीं आए हैं। तब रजतवा बच्चा है बता देता है आए थे रात में, मैया से खूब लड़े, सुबह उठ के चले गए, पैसा तो अभी भी नहीं दिए हैं। मास्टर साहब कहते हैं जाइए घर में जाइएगा तो याद दिलाइएगा मम्मी को कि मास्टर साहब पैसा मांग रहे थे। रितवा कहता है ठीक है मैं जाके याद दिला दूंगा। ये रोज की कहानी बन गई। लेकिन अब इसी बीच में क्या होता है कि क्लास बदल जाता है रंजितवा का, और अर्नौआ अपने क्लास में फेल हो जाता है, पास ही नहीं करता है परीक्षा में। जो वार्षिक परीक्षा कहते थे उसको साल भर में एक बार होता था क्लास बदलने वाला, वो परीक्षा में फेल कर जाता है। अब अखिलेश वो फेल कर जाता है, तो मास्टर साहब कहते हैं नहीं इसका क्लास नहीं बदलेंगे बकलेसवा का, अभी इसको कुछ आता नहीं है, 6 महीना में कुछ ज्यादा सीखा नहीं है और परीक्षा वो फेल कर गया, तो इसको जो है इसी में रहने दीजिए। अब माया को उसके लिए चिंता नहीं है कि बकलेसवा का क्लास नहीं बदला रहा है, लेकिन अर्नौआ का क्लास बदलना है, इसके लिए माया को बहुत चिंता है। इसका चौथा में एडमिशन कराने गए थे तो मास्टर साहब तीसरा में कर दिए, आ तीसरको में कह रहे हैं कि फेल हो गया। तो मास्टर साहब को भी गुस्सा आ गया, बोले पैसा कौड़ी तो देते नहीं हो, स्कूल का फी तो दिया नहीं रहा है, लइकन का पढ़ रहा है वो देखल नहीं जा रहा है, लइका पढ़ने में ठीक है नहीं, तो मास्टर साहब क्या करे उसके बदले परीक्षा दे दे, जबरदस्ती उसको चौथा में कर दें। तो मास्टर साहब ने भी कड़ा स्टैंड लिया, बोला स्कूल चाहो तो छोड़ के चले जाओ, जहां तुमको चौथा में एडमिशन मिलता हो चले जाओ, तुम तीसरा फेल किए हो, तुम इस साल फिर तीसरे में ही पढ़ोगे। अब अरनौआ रो रो करके सर उठाए हुए है। क्यों भाई? क्योंकि अरनौआ को जलन है ना रंजीतवा से, क्योंकि रंजीतवा पास कर गया उसको स्कूल में। अब जब कभी कोई फंक्शन होता है तो टॉप क्लास का विद्यार्थी 5वीं क्लास पास करके छठा में गया था, वो 8वीं तक का स्कूल था।
अब रंजितवा और अशोक चाचा अच्छा नंबर लाए थे तो बार बार इन दोनों को खड़ा किया जाता था। हर क्लास के पहले दूसरे तीसरे नंबर लाने वाले बच्चों को खड़ा किया जाता था, सम्मान किया जाता था। तब अरनौआ के मन में वहीं से पैदा हुआ। हमको तो, अरे तो तुम तो फेल हो गया, तुमको कैसे सम्मान मिलेगा? कैसे लोगों के बीच में कुछ जो है, जो पुरस्कार, कभी कॉपी मिल रहा है, कभी पेंशन मिल रहा है, कभी कुछ और मिल रहा है, तो कैसे मिलेगा? उस सम्मान के लिए तो बुलाए जाने के लिए पहला दूसरा तीसरा रैंकिंग में आना जरूरी है। वो तो खाली जितवे आया। इस बीच में आगे क्या होता है कि अब छठी क्लास में मैथमेटिक्स में ज्यामिति पढ़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो स्कूल से कहा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एक एक खरीद लीजिए आप लोग, क्योंकि अब आप लोगों को ज्यामिति मैथ में पढ़ाया जाएगा। तो अशोक चचा के पिताजी उनके लिए ज्यामिति बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ला के दे देते हैं। रजतवा पूछता है, चाचा ये कितने में आया? तो बताते हैं कि 2 रुपये में आया है बाबू। तो वो ला के माया को दिखाता है, कहता है ऐसा हमको भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स चाहिए, स्कूल में जरूरी है। मास्टर साहब अब इसी से पढ़ाने लगे हैं। पहले तो माया बहुत दिनों तक पैसा का रोना रोते रहती है। फिर एक दिन कहती है कि ठीक है जाओ, अशोक चाचा के पिताजी से ही तुम भी मंगवा लो, लेकिन उनको कहना 3 गो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लाना है। तो भाई 3 गो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के लिए तो अब 6 रुपया चाहिए। माया के पास अब 6 रुपये नहीं है। और इस बीच में अशोक चाचा के पिताजी वापस चले जाते हैं, जहां वो एक मंदिर में रहते थे, पूजा पाठ कराते थे और सप्ताह में 1-2 दिन घर आते थे। तब वो शहर चले गए। तो माया अब फिर स्कूल से डिमांड, हर दिन जाए तो स्कूल में जरूरत पड़े इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की। तो फिर जब आके बार बार रंजितवा कहता है, और ये भी कहता है कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स 3 क्यों चाहिए? तो माया कहती है, हम जो है ना, तीनों में अलग अलग नहीं करेंगे। जब तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लावेंगे तो बकलेसवो मांगेगा और अर्नवो मांगेगा। क्यों भाई? जरूरत तो केवल छठे क्लास में पहुंचा है, रंजितवा को है। ये बकलेसवा और नौवा, अभी बकलेसवा तो अभी बच्चा क्लास में है, पहला क्लास में। और अरनौआ तो अपना तीसरे क्लास फेल हो गया है, उसको कहे कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स चाहिए। लेकिन ये माया ने क्या शिक्षा दी, ये देखिए आप। माया ने कहा, हम जो करेंगे तीनों को बराबर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक को कुछ देंगे तो दूसरे को तरसाएंगे। तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देख के लोग ललचेगा, और अगर ललचा तो ठीक नहीं होगा। इसलिए जब हमारे हाथ में पावर है, तो हम ये करेंगे कि हम तीनों को बराबर करेंगे। तो 3 गो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदा के आएगा। अब आप ये देखिए, अरनौआ उतना बुरा शायद नहीं था, बकलेसो शायद इतना बुरा नहीं बन पाता। ये बीज माया ने बोया है, बचपन से बोया है, वहां से बोया है। और आगे की कहानी में मैं आपको बताऊंगा। फिर एक समय आने के बाद माया और नवल नारायण एक डायलॉग पर आते हैं, बोलते हैं जब जिसको जो जरूरत होगा मैं उसके हिसाब से अपने साधन लगाऊंगा। क्यों भाई? जब रंजितवा की जरूरत थी तब तीनों को क्यों मिल रहा था? अब इसके चक्कर में कि 3 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदना है, अगले 1 महीने तक माया एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं खरीदवा पा रही। एक खरीदना होता तो आसानी से खरीदा जाता। रोज उसको स्कूल में रंजितवा को सुनना पड़ता है, उसके चलते उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है। लेकिन माया नहीं दे पा रही, क्योंकि माया के पास 3 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदने के पैसे नहीं है। तो जनार्दन चाचा बोला, ये तो बेहूदगी का हद है रंजन बाबू। मैं बोला, बिल्कुल जनार्दन चाचा, ये बेहूदगी का हद है, और शायद ही किसी माँ बाप ने ऐसी बेहूदगी किसी के साथ करी होगी। अंततोगत्वा एक दिन माया कहती है, जाओ दत्त बाबू को जाके कहो कि हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लाना है, आप ला दीजिए। तो दत्त बाबू कहते हैं, पैसा दीजिए। तो माया एक 5 रुपये का नोट देती है
कहती है 3 को दर्जन के भाव से खरीदेंगे ना तो सस्ता पड़ेगा, 5 रुपया में 3 आ जाएगा। तो दत्त बाबू जवाब देते हैं, अगर 5 रुपया में 3 आ जाएगा दर्जन के भाव से, आपको रेट पता है ना, 2 रुपया में 1 मिलता है, लाया है, अशोकवा लाया है। अब अशोकवा भतीजा लगता था दत्त बाबू का, तो वैसे ही बोलते थे। तो दत्त बाबू ने कहा, अशोकवा का आया है ना 2 रुपया में, तो 6 रुपया लाओ, और दर्जन के भाव से कुछ कम पड़ेगा तो हम यहाँ से वहां तक जो लाने जाएंगे वो हमारा बचेगा। लेकिन तुम अपनी माँ को जाके कहो कि 6 रुपया दे। तो माया कहती है ठीक है, हमारे पास अब दूसरा भी नोट जो है वो 5 ही रुपये का है, जब चेंज होगा तो दे देंगे, अभी नहीं है। माया को भरोसा नहीं है कि और 5 रुपये का नोट अगर दे दिया तो वहां से जो बचेगा वो चेंज लाके हमें वापस दे देंगे। अपने ससुर के ऊपर इतना अविश्वास। अब आप पूछेंगे कि वो ससुर जी भी तो ला सकते थे, उनके भी तो पोते थे, वो अपने पास से भी ला सकते थे, वो नौकरी भी करते थे, लेकिन वो क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि दत्त बाबू को पता है कि इतने गैर जिम्मेदार नवल नारायण के बच्चों का देखभाल अगर मैंने अपने सर पे उठा लिया तो ये हमारे ही सर पे पड़ जाएंगे। अगर इनके अभावों को हमने दिल से लगा लिया और पूरा करना शुरू कर दिया, जो नवल नारायण थोड़ा बहुत अभी देखभाल भी कर रहा है वो भी नहीं करेगा। तो इसलिए दत्त बाबू अपने तरफ से अडिग हैं कि हम बिल्कुल इनकी मदद नहीं करेंगे और एक एक पैसा इनसे लेंगे जो बनता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लाने के लिए तैयार नहीं होते हैं जब तक माया उनको 6 रुपए ना दे। इस रस्सा कस्सी में भी 2 दिन और गुजर जाता है। अंत में एक दिन दत्त बाबू कहते हैं, आज हमको अपने दूसरे काम से बाजार जाना है, बोलो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लाना है तब मैया से अपने मांग के लाओ रंजितवा 1 रुपया और। तो रंजितवा जाता है, अपनी माँ को बताता है, रविवार का दिन था, छुट्टी था स्कूल का, माँ को कहता है 1 रुपया और दो, बाबा जा रहे हैं बाजार, ताकि ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले आएंगे। तो माया कहती है नहीं, उनको कहो लेके आ जाएं और जो कुछ भी घटल रहेगा वो आने के बाद हम दे देंगे। तो अंततोगत्वा चूंकि उनको जाना था वो चले जाते हैं दत्त बाबू, और दत्त बाबू उधर से ले 3 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके आते हैं। और दत्त बाबू आकर के बताते हैं कि 3 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लिए थे, ये 5.5 रुपये में पड़ा, लेकिन हम तो तुमसे 6 रुपये लेंगे, क्योंकि 2 रुपये के हिसाब से ही हम देंगे। तो अब माया कहती है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मांग के ले आओ। तो दत्त बाबू कहते हैं 2 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हम रख लेते हैं, जब तक वो जो है तुम्हारी माँ 1 रुपया और देगी नहीं ना, तब तक हम ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देंगे नहीं। तुमको जरूरत है, तुम्हारा काम हर जाना हो, इसलिए हम तुम्हारा वाला दे देते हैं, 1 से लेके पढ़ो। बाकी तो जो अरनउआ और बकलेसवो के लिए तुम्हारी मैया ने मंगवाया है, पहले तो ये अनेती है, ये दत्त बाबू कह रहे हैं, पहले तो ये अनेती है, उसको जरूरत नहीं है, फिर भी जब मंगवाया है तो उसका पैसा दो, 1 रुपये जब ला के दोगे तो हम दे देंगे। तो रंजितवा को एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रिलीज कर देते हैं दत्त बाबू, कहते हैं जाओ तुम अपना पढ़ाई का काम करो। अब माया अपने जो 2 औलादे हैं बकलेसवा और अरनउआ, इनको चढ़ाती है, ये देखो तुम्हारे कैसे दादा है और ये देखो कैसा तुम्हारा भाई है, हमने तो तुम्हारे लिए बराबर किया। आग लगाना शुरू करती है, हमने तो बराबर किया, हमने तो तुम्हारे लिए भी मंगवाया था, वो बाबा दे नहीं रहे हैं। अरे रंजितवा अपन वाला मांग के ले आया, तुम दोनों के लिए छोड़ दिया। तो रंजितवा कह रहा है 1 रुपया मांग रहा है ना, दे दो। माया करी नहीं है, जब चेंज होगा तो देंगे। अब रंजितवा पढ़ रहा था, और जो चांद होता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का, उससे अपनी ज्यामिति के जो उसके कॉन्सेप्ट थे जो बताया गया था, वो अशोक चचा के साथ बैठ के पढ़ रहा था। अरनउआ जाता है और वो चांद से छीना छोरी करने लगता है, बोला हमको नहीं मिलेगा तो आप कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ने ही नहीं देंगे। और ये छीनते हुए में चांद के 2 टुकड़े हाथ से लेके कर देता है। रजतवा गुस्से में आके समझाता है, कहता है ये तो चांद को तोड़ दिया आके लड़ते हुए।
तो माया कहती है जब इसका वाला नहीं निकला है तो तुम क्यों लिया, तुम भी मत लो। तो बोला हमको तो पढ़ना है, हमको तो कल का होमवर्क बनाना था और हमको बाबा एक दे दिए, बोले पढ़ो। तो बोला तो तुमको बाबा दे दिए, तुम्हारे साथ ये ज्यादती की गई कि तुम्हारे 2 रंग का नीति ये बाबा कर सकते हैं, हम नहीं। हम इसीलिए तो 3 खरीदवा के लाए थे। अभी माया को ये नहीं समझ आ रही कि इसकी जरूरत किसकी है, और ये माया को ये नहीं पता चल रहा कि ये जो आग हम लगा रहे हैं ना, ये बचपने में, ये आगे चल के एक दिन जब विकराल रूप लेगा तो इस आग में सब कुछ जल जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। लेकिन माया को इससे क्या लेना देना है? माया उस हंस और कंस के नीच खानदान से आई है। वो एक गंदी खून है जिसको अपने 12 साल के भाई के साथ रिश्ता बनाने में शर्म नहीं आया। और किस परिस्थितियों में रिश्ता बनाई हमने आपको बताया, क्योंकि उस भाई ने देख लिया था इसको, माया को, रतन के साथ, बिशनुआ के साथ, नबी मियां के साथ। माया को माया के बाप ने देखा था। इस माया से आप संस्कार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और ये जो माया का भाई कंस है, वो हंस का छोटा भाई कंस, उसमें आप संस्कार होगा कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और वो कंस अगर अपनी 8-8 औलादों को सिर्फ दुनिया में पैदा करने के लिए सुअर की तरह जी रहा है, तो आप उसको क्या दोष दे सकते हैं? और उसके बाद भी हंस जी को बड़ा गुमान था, मेरा खानदान, मेरा खानदान। अभी हंस जी के खानदान पर भी आऊंगा। चूंकि हंस जी ने जीते जी कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, तो हंस जैसे लोगों को मरने के बाद गालियां खाना जरूरी है। 100 किताबें लिखने का अहंकार, लेकिन उन किताबों को सिर्फ दीमकों ने पढ़ा होगा, दीमकों ने चाटा होगा। कोई है दुनिया में जिसने उन किताबों को पढ़ा? है कहीं उपयोगिता उन किताबों की? है कहीं उपलब्धता उन किताबों की? अभी हंस जी दुनिया में नहीं है और हंस जी की किताबें भी दुनिया में नहीं है। अधिकतर दीमक चाट गई। अब ये हंस का भाई कंस, जिसको हंस ने प्रश्रय दिया है, हंस का काम था सजा देना कंस को। कंस को घर से बाहर निकाल देते, कंस जीता या मर जाता, कहानी खत्म हो जाती। आज हंस का इतनी बेइज्जती नहीं हो रही होती। कंस अपने कारनामों के बल पे अपने आप खत्म हो जाता। लेकिन कंस को अंत तक चिपका के रखा हृदय से हंस ने, और कंस की पैदा की हुई औलादों को अपनी औलाद से ज्यादा करने की कोशिश की। नतीजा, मल में लौट के हंस जी मर गए। हंस जी के नाम का आज कहीं कोई दिया तक जलाने वाला नहीं है। जीते जी कोई करने वाला नहीं था, मरने के बाद कौन पूछता है? उस हंस जी ने अपने जीवन का, अपनी मेधा का, अपनी सारी प्रतिभा का सर्वनाश कर लिया कंस के पैदा किए हुए औलादों में। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सारी विद्वता और बुद्धिमता के बावजूद हंस ने अन्याय का साथ दिया। प्रकृति के लिखे लेख को बदलने की कोशिश की। एक बहन, माया जैसी चरित्रहीन बहन के प्रति हंस जी इतने ज्यादा झुके हुए उसके प्रति कि उसके लिए प्रकृति का विधान बदल रहे हैं। दूसरे बहन के बेटा को छीन के उसकी गोद से इसमें डाल रहे, माए को मौसी, मौसी को माए बनाते रहे। और उस बेबस माँ को, जिसके पति के इलाज के लिए वो बेचारी उनके घर में पड़ी, क्योंकि उसको देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं तुम्हें इस घर में रहना है, आसरा चाहिए ना, जब तक तुम्हारे पति हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो अगर ये आसरा चाहिए तो इस आसरा के बदले में तुम्हें अपन ये मानना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। और वो मानना, एक माँ से उसका बच्चा छीन लेना और अपनी दूसरी बहन को दे देना, और ये घोषित कर देना कि इसका बच्चा मर गया और उसका वाला जिंदा है। ये कारनामा हंस ने किया था। क्यों? क्योंकि अपने भाई कंस का पाप छुपाना था, अपनी बहन माया का पाप छुपाना था, और अपनी बहन माया का घर उजड़ने से बचाना था। तो आप क्या सोचते हैं, आप भाग्य विधाता बन जाएंगे और प्रकृति आपको छोड़ देगी? हरगिज नहीं। फिर प्रकृति अपने ब्रह्मास्त्र का संधान करती है, और आज वही रंजितवा, वही हंस जी के कारनामे पर सवाल पूछ रहा है।
सवाल पूछने वो हंस जी के जीते जी गया था। हंस जी ने जवाब नहीं दिया और वो आखिरी मुलाकात थी फिर रंजीतवा की हंस जी से। उसके बाद रंजीतवा ने कहा, अब जो इस आदमी ने पूरी बेशर्मी के साथ कह दिया, पैर पकड़ लिया और कहा मेरे पास अब मिलने नहीं आइएगा, अब उसके घर में जाने का कोई मतलब बनता है? तो संजय जी और जनार्दन चाचा कहते हैं, कंस की पैदा की हुई ये औलादें चोर भी है ना रंजन बाबू। और रंजीत बाबू के घड़ी भी चुरा लिया था, सब रेडियो भी चुरा लिया था, और आपने कहा 10,000 रुपये भी चुरा लिया था। मैं बोला जी हाँ जनार्दन चाचा, जब कंस जैसा है उसकी औलादें कैसी होंगी, वो चोर ही होंगी। हालांकि उसके बाद रंजीत बाबू को दोबारा वहां जाने की जरूरत नहीं थी, न रंजीत बाबू दोबारा वहां गए, और वो भूल गए रंजीत बाबू। चलो ठीक है, ये 10,000 रुपया ये कंस की जिन औलादों ने चुरा लिया, चलो घड़ी चुरा लिया, रेडियो चुरा लिया। हालांकि माया को पता है, माया को बताया था रंजीतवा ने आकर के कि वहां ये सबका मेरा नुकसान हुआ है, पैसा भी चोरी हो गया, घड़ी भी चोरी हो गई, रेडियो भी चोरी हो गया। माया पलट के पूछती भी नहीं है कि कितना चोरी हुआ पैसा, उल्टा और रंजीतवे को कहती है, लेके गए किस लिए थे? रेडियो घड़ी ले जाने की क्या जरूरत थी? मतलब कोई आदमी अगर अपने ममहर के घर जाए, अपने मामू के घर में जाए, मामू से मिलने के लिए, तो उसे अपने ममेरे भाइयों से सावधान रहना पड़ेगा कि वहां घड़ी नहीं पहन के जाना है, ये साले चोरी कर ले सकते हैं। रेडियो नहीं लेके जाना है, ये चोरी कर ले सकते हैं। पैसा भी जेब में नहीं रखना है भाई ज्यादा, क्योंकि वो भी वो चोरी कर ले सकते हैं। और उसके बाद भी माया के भाई बड़े संस्कारी हैं। माया का मायका बड़ा समृद्ध है। क्यों? क्योंकि माया के भाई तो प्रोफेसर है, लेकिन उस प्रोफेसर का भतीजा और वो माया के भाई का बेटा चोर है। वो घड़ी भी चुराता है, रेडियो भी चुराता है, पैसा भी चुराता है। अब उसके बाद भी हंस जी को गर्व है अपने खानदान के ऊपर। मेरा खानदान, मेरा खानदान, मेरा खानदान। आगे आपको बताएंगे, रजितवा ने एक दिन कहा था हंस जी को, आपका खानदान का ऐसा सर्वनाश होगा हंस जी कि आप जीते जी देख के जाएंगे। वो जो अधोगति है वो आपके सामने होगा। वो उसी दिन कह के आया था जिस वक्त हंस जी उसका चरण पकड़े हुए थे। मैंने आपको जिक्र किया है, आगे भी जब ये जिस वक्त कहानी के स्टेज में आवेगा उस वक्त भी आपको बता देंगे। जब हंस जी ने जवाब देने से मना कर दिया था रंजितवा का सवाल का, बोला था ना हम हाँ कहेंगे ना ना कहेंगे, ना हमारे जीते जी आप सवाल ये पूछिएगा, आपसे ये वादा दीजिए तभी आपका चरण छोड़ेंगे। तो रितवा ने कहा था इसकी कीमत भी लेकिन आप चुकाएंगे। मैं ये वादा करते हुए आपको ये श्राप भी देता हूं कि आपके खानदान का सर्वनाश होगा। आपका जो ये मौन है, ये मौन आपके खानदान के सर्वनाश का कारक बनेगा हंस जी। और आप अपने जीते जी देख के जाएंगे अपने पूरे खानदान का सर्वनाश, जिस खानदान के ऊपर आपको इतना गर्व होता रहा है और जिनके लिए आज आप जी रहे हैं। एक दिन आप वो भी देख के जाएंगे कि इन्होंने आपको किस हाल में किया। आपको अपने हर कर्म के ऊपर पश्चाताप होगा हंस जी, लेकिन तब आपके पास उस समय को पलटने की क्षमता नहीं होगी। आज आपके पास समय को पलटने की क्षमता है, सामर्थ्यवान है, लेकिन आज आपने मौन को चुना है। आपने पहले भी अपने जीवन में जब आपके सामने समय था तो न्याय करना चाहिए था, एक पढ़े लिखे इंसान की तरह हरकत करनी चाहिए थी। आप में और एक जो है बिल्कुल बिना पढ़े लिखे इंसान में फिर फर्क क्या रह गया? मोह में इतने आसक्त हुए कि उस भाई को बचा रहे हैं, उस बहन को बचा रहे हैं, उस बहन को बचाने के लिए दूसरे बहन की जिंदगी उजाड़ रहे हैं, उसके गोद से उसका लाल छीनने रहे हैं, उसके माता पिता तक को बदलवा दे रहे हैं, माए को मौसी, मौसी को माए बना दे रहे हैं। आप विधाता बनने की कोशिश कर रहे हैं। कायदे से आपको प्रकृति के साथ बहना चाहिए था और प्रकृति के न्याय के ऊपर समर्पित होना चाहिए था। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया जो बड़े गौर से इस कहानी को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है रंजन बाबू। ऐसा ही कभी महाभारत के समय में दृश्य उपस्थित हुआ था और भीष्म पितामह ऐसे ही मोहासक्त हुए थे। कभी पिता के मोह में आए थे और ऐसे ही वादा दे गए थे
तो राजा के धर्म का भी नाश हुआ, राष्ट्र धर्म का भी नाश हुआ और उसके बाद ऐसी आफत आई, महाभारत। तो रंजीत बाबू कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जनार्दन चाचा। लेकिन समय से आदमी को सीखता नहीं है, इतिहास से हमें सीख लेना चाहिए। उस समय जितने लोग धर्म के विरुद्ध खड़े थे, नैतिकता से परे अनैतिक आचरणों में लिप्त थे, जिन्होंने भी गलत को या तो उसका साथ दिया या मौन होकर के वहां पे, क्योंकि मौन हो जाना भी गलत के साथ देने के बराबर ही है। समय ने निर्धारित किया कि इन सबका सर्वनाश हो और एक एक करके सब मिट्टी में मिल गए, सबका पुरुषार्थ मिट्टी में मिल गया, सबका नाम मिट्टी में मिल गया और हुआ महाभारत। सबके पुरुषार्थ खत्म हो गए, सब सर्वनाश को प्राप्त हुए। एक से बढ़ के एक योद्धा, एक से बढ़ के एक महारथी, एक से बढ़ के एक गुनी। तो हंस जी, आप किस मिट्टी में हैं? आप किस जगह खड़े होते हैं? और ये कंस, हरामजादा कंस, जो दुनिया में पैदा ही सिर्फ 8 चोर उचक्कों को पैदा करने के लिए हुआ, वो 8 में से 8 चोर उचक्के नहीं है, लेकिन कुछ तो है। और उस कंस को बढ़ावा देने वाले हंस, कंस की संततियों को पालने वाले हंस। वापस कथा पे आते हैं गदाईपुर गांव में। अब अरनौआ तोड़ दिया है उस चांद को, रंजितवा के चांद को। अभी अभी तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आया है, एक ही इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दत्त बाबू ने दिया है, उससे रंजितवा अपना होमवर्क कर रहा है। अरनौआ जाता है, वो चांद को तोड़ देता है। तो माया कहती है, हमने कहा था तुमको लेने की जरूरत नहीं थी, तुम भी नहीं लेते जब तक इनका नहीं मिलता। तुमने लिया तो अगर तोड़ दिया था, अरनौआ ने कोई गलती नहीं करी है, इसका जिम्मेदार तुम हो। आपने सुना है ऐसा माँ? ये माँ हो सकती है, अपने 3 बच्चों में ऐसा भेद करने वाली माँ हो सकती है। जो छठे क्लास में पढ़ने वाली बच्चे की जरूरत है, उसको 1 महीना तक इंतजार करवाती है, इसलिए कि हमें इन तीनों को लाना के देना है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। क्यों भाई? ये पहली क्लास में पढ़ने वाले बकलेसवा और ये तीसरे क्लास में पढ़ने वाले, जो अपना क्लास भी पास नहीं कर सका 6 महीने पढ़ के, उस अरनौआ को अभी ज्यामिति बॉक्स की क्या जरूरत है? ज्यामिति शब्द तो दूर दूर तक अभी उसके मैथमेटिक्स में नहीं है, उसको पढ़ाया नहीं जा रहा। लेकिन माया उनके लिए खरीदवाती है और उसके बाद जब दत्त बाबू पैसा नहीं मिलने के चलते वो 1 रुपया उसका रख लेते हैं, तो अरनौआ को भड़काती है, वो कैसे बना रहा है, जाओ उसे छीन के ले आओ। क्योंकि अरनौआ कहता है मेरा भी दिलवाओ। तो माया का इंसाफ है, जाओ वो जो कर रहा है, पढ़ रहा है, उसका भी ज्यामिति बॉक्स छीन करके लाओ, मेरे को दे दो। जब तक तुम्हारा नहीं हम उनसे लेके देंगे, तब तक उसका मेरे पास बंद रहेगा। तो इस क्रम में अरनौआ जाता है छीनने के लिए और वो चांद टूट जाता है। और वो टूटने की का दोष आरोपण किसके ऊपर होता है? छीनने कौन गया था? अरनौआ। किसके कहने पे गया था? माया के। लेकिन दोषारोपण किसके ऊपर होता है? रंजितवा का। और रंजितवा को चप्पल चप्पल चप्पल, क्योंकि दत्त बाबू को तो मार नहीं सकती माया अब, और अरनौआ को तो खुद ही सिखा करके भेजी है। गुस्सा किस पे उतर रहा है? बिना कोई गलती के रंजितवा के ऊपर। और उधर नवल नारायण, उसकी तो दुनिया अलग है। वो तो दूसरों को इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिलाते घूम रहा है, क्योंकि उसको अपने लिए रात में, दिन में, दोपहर में इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक स्त्री के रूप में। गैर स्त्रियां अपनी वासना की पूर्ति के लिए, तो वो उनकी जरूरतें पूरी करता हुआ उधर उसरी में घूम रहा है। अभी आएंगे आपको, अभी नवल नारायण के पूरे कारनामे उसरी के बताएंगे। रंजितवा को समझ में नहीं आता ये हमारी पिटाई किस लिए हुई, हम इसमें दोषी कहाँ थे, क्या थे, हमने क्या किया था। उसको फुआ लोग और वो जो अशोक चचा है वो सब ले जाते हैं बचा करके। जब माया उधर मारने लगती है चप्पल चप्पल, तो बेचारा पीटा जाता है, जितना पीट सकती है माया उतना पीट लेती है। फिर उसको बचा के लोग ले जाते हैं। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया। मैं तो अपना पढ़ रहा था, पढ़ने के लिए जो जरूरी थी दत्त बाबू ने हमें दे दिया, हम हिसाब बना रहे थे, मैथमेटिक्स सोल्व कर रहे थे। तो ये सब जब देखते हैं दत्त बाबू, तो दत्त बाबू कहते हैं, जब तक हमको 1 रुपया नहीं देगी ना ये,
पचनामा वाली, हम तब तक देने वाले इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं हैं, चाहे तुम अपने औलादों को मारो, पीटो, घर छोड़ के भाग जाओ, कुछ भी कर जाओ, जब तक 1 रुपया जो हमारा बकाया है, वो नहीं देगी, तो माया को बड़ा प्रचंड गुस्सा आता है। माया जाती है, वो जो फूआ लोग थी उनके घर में, कहती है 1 रुपया चेंज दे दीजिए किसी तरह से हमको। फिर वो उधार 1 रुपया चेंज माँग के लाती, क्योंकि माया वो 5 रुपया अपने खर्च नहीं करना चाहती, निकालना ही नहीं चाहती। जो माया के पास और एक 5 रुपये का नोट बचा है। तो वो 1 रुपया उसको माया को मिल जाता है, पड़ोस से उधार। अब माया जहाँ दत्त बाबू बैठे थे, दत्त बाबू के मुँह पर जाकर के मारती है 1 रुपया और कस के मारती है। ये 1 रुपया के लिए प्राण निकला जा रहा था, ये लीजिए अपना 1 रुपया। वो सीधे जाके दत्त बाबू के नाक पे लगता है वो सिक्का 1 रुपये का। तो दत्त बाबू को भी गुस्सा आया। दत्त बाबू ने भी उधर से दोनों इंस्ट्रूमेंट बॉक्स निकाले और उसके मुंह पे फेंक मारा, जिसमें से एक उसके ललाट पे लगा और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के सारे जो इक्विपमेंट उसके अंदर होते हैं वो बिखर गए इधर उधर। उसमें से प्रकाल उधर गिरा, डिवाइडर उधर गिरा, स्केल उधर गिरा, चांद उधर गिरा। ये दृश्य रंजितवा ने अपनी आंखों से देखा है। नवल नारायण नहीं जानते कि मेरी पत्नी ये कृत्य भी कर सकती है। ये कृत्य दत्त बाबू की पत्नी ने भी देखा है। वो जानते हैं कि ये पचनामा वाली क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। और मजे की बात बताऊं, ये दृश्य वो जो बिल्लू की पत्नी है, नवल नारायण का दूसरे भाई वीरेंद्र जिसका नाम है और जिसका दूसरा बिल्लू है, बिल्लू की पत्नी ने भी देखा है। वो बिल्लू की पत्नी कौन है? वो जो हंस की हंसनी है, उनकी सगी भतीजी है। और माया ने बहुत जोर लगा लिया था इसका शादी यहां ना हो, लेकिन फिर भी हंस जी के हंसनी ने उसकी शादी यहीं पे अपने भाई से कह के करवाई। अब माया की नजरों में वो जो बिल्लू की पत्नी है कांति, कांति बहुत गलत है, ठीक नहीं है, ये नहीं है, लेकिन वो भी हैरान है, कहती है ये कैसा व्यवहार है ससुर के प्रति। और माया अपना चंडी रूप धारण किए, कोई कुछ कर नहीं सकती ना, अपने पति को कुछ नहीं कर सकती माया। अपने पति को तो खैनी ठोक के खिलाती है, आपको अगर याद ना हो तो याद कर लीजिए। सोचिए, एक प्रकांड विद्वान की बहन अपने पति को खैनी बना के खिलाती है। वाह! ऐसा तो आपने धर्मपरायण पत्नी का नाम शायद कलयुग में सुना भी नहीं होगा। जो अपने पति को खैनी ठोक के खिलाए। वो खुद खैनी नहीं खाती, लेकिन अपने पति के लिए खैनी बनाना सीखा था उसने, महतो जी के 2 लड़कों से। सिखवाया था उसने हंस जी ने। कैसे अच्छे भाई थे हंस जी, कैसी अच्छी बहन है। इतने संस्कार वाले घरों से आई है। ये संस्कारी लोगों की कथा बता रहा हूँ, जो बड़े संस्कार है भाई। अपने संस्कार के घोड़ों पर ये सवार जब होते हैं ना, इनके अंदर का अहंकार चोट मारता है कि हमसे बड़ा और हमसे अच्छा तो दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए गदाईपुर वालों जान लो कि ये दत्त बाबू कौन है। ये दत्त का पुत्र नवल नारायण कौन है, कैसा है, कैसे जिया है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये बाहर रह के जीता कैसे था, इसका तरीका क्या था जीने का, ये इंसान कैसा रहा है। बाकी तो गांव के कारनामे बहुत सारे लोग नवल नारायण के जानते हैं। वो तो बकलेश्वा को केवल शंका थी नवल नारायण के पुत्र को, कि दुनिया में कोई यकीन नहीं करेगा नवल नारायण इस उम्र में पहुंचे हुए हैं। उसको पता ही नहीं था कि नवल नारायण के कृत्यों से तुम भले ही वाकिफ नहीं हो, दुनिया वाकिफ है, गांव के लोग वाकिफ हैं। जो नवल नारायण के आसपास के लोग हैं, जो बहुत गहराई से जानते हैं नवल नारायण को, वो भी वाकिफ हैं। तो ये जो मुलम्मा चढ़ा हुआ है, ये मुलम्मा उतरने में समय नहीं लगेगा। और समय एक बार जब अपने पे आता है, तो हर एक के चेहरे पर चढ़ा हुआ मुलम्मा उतार देता है, क्योंकि समय से ज्यादा प्रबल और कुछ भी नहीं है। तो अब माया फनफनाती हुई वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के बिखरे हुए सामान उठा के आ जाती है।
अब कालांतर में क्या होता है कि रंजितवा सबसे ज्यादा तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में किसकी जरूरत पड़ती है? चांद की। अब दो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो ज्यामिति बॉक्स, एक बकलेसवा को दे दी है माया ने और एक अरनउआ को दे दी है, उसमें तो सब कुछ सलामत है। और रंजितवा के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का चांद अरनउआ ने तोड़ दिया है, अब वो किसी काम का नहीं है। लेकिन माया के जीवन से ये भी नहीं होता कि उसमें से बदल के उसे दे दें, जिसका काम का है उसका कम से कम वो एक सामान बदल के दे दें, क्योंकि बकलेसवा को तो खेलना ही है ना, और ये अरनउआ को भी खेलना ही है केवल उस बॉक्स से। लेकिन उसको पढ़ना है रंजितवा को। लेकिन माया कहती है नहीं, वो तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती के चलते अरनउआ ने तोड़ा है। जो कभी भी रंजितवा को समझ में नहीं आया कि मेरी क्या गलती थी उसमें, मैं तो पढ़ रहा था, दत्त बाबू ने हमें दिया और हम पढ़ रहे थे। अरनउआ ने आया, छीन के उठा के हाथ से जान के तोड़ दिया, हमारी क्या गलती है? लेकिन माया फिर भी मारती भी उसे और कहती भी उसे गलती तुम्हारी है, और तुम अपने टूटे हुए से कैसे पढ़ोगे? तो अंत तो गत्वा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होते हुए भी जब भी चांद की जरूरत पड़ती है तो फिर रंजितवा आश्रित किसके ऊपर है? अशोक चचा के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के ऊपर, अशोक चचा से चांद मांगने के लिए। माया कहती है वो जो और दो दो तीन गो तिकोना तिकोना है उससे काम चला लो। अब माया, ये मूर्ख माया को कौन समझाए कि ज्यामिति बॉक्स में चांद की जो जरूरत पड़ती है वो चांद ही पूरा कर सकता है। वो जो दूसरे जो और तुमको तीन कोना दिख रहे हैं उससे काम नहीं होगा माया। लेकिन माया तो पढ़े लिखे हंस की बहन है भाई, पढ़ा लिखा पीएचडी किया हुआ हंस की बहन माया। माया कह रही है कि उससे काम करो तो करो। फिलहाल ये होता है कि रंजितवा उसी तरह से अपने जीवन को जी रहा होता है, क्योंकि माया ने बदलने से मना कर दिया। रंजितवा ने ये कहा कि इनमें इनको ये टूटा हुआ कुछ चिपका दो किसी तरह से, जो जैसे माया ने कहा पन्नी से उसको किसी तरह चिपका लो। कैसे चिपकेगा वो? तो उसने कहा इनके पास एक खेलने का खिलौना ही तो है, एक कम रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? हमको उसमें से केवल एक वो हमारे काम की चीज है, वही दे दो बस। माया कहती है नहीं, हम तीनों को एक जैसा करेंगे, तुम्हारे किस्मत का था, तुमने लिया, तुम्हारा टूट गया। समझाता है रंजितवा, टूट नहीं गया, अरनउआ ने तुड़वा दिया, तोड़ दिया अपने हाथ से लेके। तो बोलती है वो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, वो तुम्हारी गलती से टूटा, उसमें अरनउआ का कोई कसूर नहीं। अरनउआ वहां से समझ जाता है, पहले भी एक बार समझ गया था। वजीरगंज की आप कहानी याद करिए, उस दिन भी माया ने सपोर्ट करके अरनउआ की गलती पर उसे बचा लिया था, तो अरनउआ को समझ आ गया था कि नहीं, यहाँ चुप रह जाने में ही भलाई है। अरनउआ यहाँ दूसरी बार देख रहा है, जब मैया हमको सपोर्ट कर रही है, बचा रही है, हमारी गलती होते हुए हमको कुछ नहीं कहा जा रहा है और पीटा इनको जा रहा है, तो मैया हमारे सपोर्ट में रहती है, इसलिए हमें कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। माया को ये नहीं पता था कि ये जो बीजारोपण कर रही है माया, इसका अंतिम परिणाम बहुत बुरा होगा, इतना बुरा जिसकी शायद उसको उस पर कल्पना भी नहीं थी। इस घटना के बाद दत्त बाबू चिड़े-चिड़े से रहते हैं। दत्त बाबू को गुस्सा आ जाता है। दत्त बाबू कहते हैं, "ये हमारे घर में रह के हमारे मुँह पे आके रुपया फेंकने आई थी, ₹1 का सिक्का।" और माया गुणगान कर रही है, "ऐसा ससुर किस काम का, जो अपने पोतों के लिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो लाया, जब तक उसको हम ₹1 वो देंगे नहीं, तब तक वो देगा नहीं। वो बंधक रखे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को, वो ₹1 के लिए। जैसे हम इनके ₹1 लेके हम मर जा रहे हैं। क्यों, ये इनके पोते नहीं हैं, इनके ऊपर ये खर्च नहीं कर सकते थे ₹1? बाकी छोटे वाले की पत्नी को, छोटे वाले बेटे को अपने साथ रख के खिला-पिला रहे हैं और हमें हमारे बच्चों के लिए ऐसे छोड़ दिया। और बीच में ये उधार माँगने वाले आते रहते थे, वो तो देते नहीं थे। अब दिन ये भी आ गए थे माया के कि माया को नून भात खाना पड़ रहा था, क्योंकि नवल नारायण पैसे दे नहीं रहे, उधार गाँव में मिल नहीं रहा। तो फिर अब किस मुँह से भेजती है ये नहीं पता, लेकिन फिर माया भेजती है रंजितवा को, जाओ दत्त बाबू को कहो पैसा नहीं है, घर में चावल भी नहीं है, नून भी नहीं है, जलावन भी खत्म होने वाला है, अब हम लोग क्या खाएंगे, उनसे पैसा मांग के लाओ। दत्त बाबू को कहो कुछ मदद करें।
अभी थोड़े दिनों पहले तो दत्त बाबू के मुंह पे पैसा फेंकने गई थी। तो दत्त बाबू पैसा दे देते हैं, मदद कर देते हैं, ये देख के कि अब इनके पास खाने के लिए भी नहीं है, दत्त बाबू को दया आ जाती है। लेकिन वो भी अपने एक कागज पर भी लिख के दे देते हैं कि हमारा भी ये उधार रहा, ये चुकता करके जाइएगा। तब माया एक खतरनाक खेल रचती है। अब आप इसे दिखावा कहें या सच में कहें, 24 घंटे के अंदर माया ने 3 आत्महत्या के प्रयास किए। सबसे पहले पीछे अमरूद के पेड़ में खड़ी में, तो वहां किसी ने देख लिया, वो फांसी का फंदा टांग रही थी। शायद वो तो मकसद ही था कि लोग देखें कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो खुले खड़ी में ऐसा कोई कर रहा है, उधर से कोई भी गुजरेगा तो देख लेगा। तो वो किसी ने देख लिया। वो किसी ने क्या देख लिया, वो जो दत्त बाबू का सबसे छोटा पुत्र है भगवंत पाठक, भगवंत ने देख लिया, शोर मचाया, फिर लोग दौड़ पड़े। उसके बाद फिर से दूसरी कोशिश, शाम के समय उसी खड़ी में फिर से। और जब लोगों के साथ रो रो के यही सुनाई रही, ना पैसा है ना ये है, हम अब तंग आ गए हैं इस जीवन से, हम अपने आप को खत्म कर लें, बाकी अब हमसे ये सब नहीं देखा जा रहा, हमसे ये सब नहीं झेला जा रहा। फिर वो दूसरी कोशिश में भी देख लेती है, वो भगवंत की पत्नी देख लेती है उस वक्त, फिर वो शोर मचाती है, तो मामला बन जाता है। फिर जो एक फुआ लोग जो आती जाती रहती थी, उनकी उनकी माँ साथ में सोने के लिए माया के चली आती है कि माया के साथ सोएंगे, अभी ये थोड़ा गलत लो फील कर रही है। तब उनको नींद लग जाता है। अब शायद ये जानते हुए भी कि वो यहाँ पे हमारे साथ सो रही हैं, माया जुगाड़ कर रही थी, जिस घर में सो रही थी उस घर में बनेड़ी कहते हैं, पता नहीं अब आप इसे कैसे समझेंगे। वो तो छप्पर बनाया जाता था, तो उसको सपोर्ट के लिए एक मोटा सा तार का पेड़ बीच में दिया जाता था, दो दीवालों के बीच में। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस उसी में लोग, जिस तरह आजकल पंखे-वंखे टाँगने के लिए आपने किसी को देखा होगा, पाइप लटका रखा है इधर से उधर पुराने ज़माने के थोड़े घरों में, तो उसी टाइप की वो सीलिंग का काम करता था। तो माया फिर उसमें से फंदे फँसा रही होती है, और जो खटपट होता है, तो उनकी नींद खुल जाती है। छोटी मामा, जो रंजितवा की छोटकी मामा है, रंजितवा के छोटे वाले बाबा की पत्नी, तो फिर वो शोर मचाती हैं। तो दत्त बाबू गाँव का एक आदमी को भेजते हैं नवल नारायण के पास कि कल से तुम्हारी पत्नी 3 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुकी है भाई, इसको अब यहाँ से हम घर निकाला दे देंगे। हमें अपने घर में कांड नहीं चाहिए। ये कांड को खत्म करो। नवल नारायण, हम इनको सबको सड़क पे खड़ा कर देने वाले हैं। या तो आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों को यहाँ से ले जाइए। हम अपने इस घर में रखते हुए इनके इन कारनामों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इनको ले जाइए यहाँ से, और नहीं ले जाते तो हम इन सबको अगले सुबह सड़क पे खड़ा कर देने वाले हैं। अब नवल नारायण के पास संदेश पहुंचता है। अब नवल नारायण को क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन बचता नहीं है। नवल नारायण दौड़े दौड़े आते हैं। अब नवल नारायण दौड़े दौड़े आते हैं तो माया बिफर पड़ती है। हंस की बहन माया सुनाती है, आपके पिता ने ये किया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। ये किया होगा, 24 जोड़ के कह रही। दत्त बाबू उधर अपनी सफाइयाँ बता रहे हैं, कैसा हुआ, वैसा हुआ। इसमें उसकी गलती है, कैसे गलती है, क्यों गलती है। बाकी आप लोगों को हमने पूरा अनएडिटेड पूरी बातें बता दी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जनार्दन चाचा कहते हैं, नहीं रहा है रंजन बाबू, ये माया जो है ना, ये हंस की बहन माया, ये असली समस्या की जड़ यही नहीं है संजय। संजय भैया कहते हैं, सही कह रहे हैं जनार्दन जी। ये असली समस्या की जो जड़ है ना, ये माया ही है, और माया का चरित्र ही है। ये बहुत ही नीच किस्म की औरत है। तो हमने कहा, ये कहने से क्यों चूक रहे हैं संजय भैया और जनार्दन चाचा कि बहुत ही नीच घराने की भी औरत है। ये कंस की बहन है।
और उस हंस की बहन है जो दुनिया में बहुत ही पढ़ा लिखा है, पूरी दुनिया को जो ज्ञान बाँटता है, पूरे वेद, उपनिषद, पुराण जिसको कंठस्थ है, लेकिन अपनी बहन के ऐसे चरित्र को जो समर्थन करता है, जिसको इसका साथ देता है। तो संजय भैया और जनार्दन चाचा बोल उठते हैं, लानत है, हंस को लानत है, कंस को लानत है। हंस के उन चोर औलादों को लानत है जो चोरी भी करते हैं। हमने कहा अभी हंस के औलादों के कुछ और चीजें आपको बताएंगे आगे। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया कहते हैं फिलहाल जो पता चला है कि ये हंस की औलाद है, हंस के भाई कंस की पैदा की हुई संततियां चोर भी थी। मैंने कहा बिल्कुल चोर भी थी। ये रंजितवा का अनुभव है, रंजितवा मेरा दोस्त है, रंजितवा जो कहता है उस पर मुझे उतना ही यकीन है जितना मुझे खुद पर यकीन है। और वैसे तो हंस का एक जो पुत्र था वो पूछ ही रहा था, भैया इसने चोरी हो गया है क्या, पैसा वैसा भी चोरी हो गया है क्या, काहे आप 100 रुपया के नोट को उलट पलट कर देख रहे हैं, अब जिसकी जेब में 10,000 रुपया हो और उसके अलावे भी कुछ चेंज हो, देख रहा है कि सिर्फ 100 रुपया छोड़ के तो पूरा नोटवे गायब है भाई, तो ये उलट पलट के देखेगा ही। और वो जो कंस की एक औलाद थी जो रंजितवा से थोड़ा ज्यादा लगाव रखता था, उसको समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि शायद वो भी अपने भाइयों के कारनामों को जानता रहा होगा, पता होगा। वो खोज भी रहा था, ढूंढते हैं आपका रेडियो, ढूंढते हैं, ये ढूंढते हैं, मिलता तो कुछ नहीं है। तो जनार्दन चाचा और हंस संजय भैया कहते हैं ये हंस को लानत है, इस हरामजादे कंस को लानत है, और ये हरामजादी, असली हरामजादी, ये हंस की बहन माया है, सबसे ज्यादा दोषी ये है। ये अब तक के पूरी कहानी में, और ये आप सही कह रहे हैं रंजन बाबू, ये तीनों बच्चों को एक जैसा करेंगे, ये क्या होता है, जिसको जैसी जरूरत है उसी पूरी करो। मैं बोला संजय भैया अभी आगे अब आवेगा, अब ये लोग पलट जाएगा, जब रंजितवा का समय पूरा हो जाएगा तब कहेगा अब तो हम जैसा जिसका समय है वैसा कर रहे हैं, जैसा हमारे पास साधन है। लेकिन जब तक रंजितवा का समय रहा, हर चीज में उसके रुकावट क्यों, क्योंकि हमें तीनों को बराबर करना है। संजय भैया और जनार्दन चाचा कहते हैं लानत है, नवल नारायण तेरे को लानत है, तेरी इस बीवी को लानत है। लेकिन जनार्दन चाचा कहते हैं दत्त बाबू को अभी लानत आज नहीं भेजते हैं, दत्त बाबू ने तो कुछ अच्छा ही काम भी किया है। दत्त बाबू ने तो उनके मुंह पर एक बहू आकर के फेंक दे 1 रुपया, और उसके बाद फिर हाथ पसार के गिड़गिड़ाए कि हमको खाने के लिए नहीं है, हमको नून भात खाना पड़ रहा है, माड़ भात खाना पड़ रहा है, फिर भी उसका इंतजाम करा देते हैं। तो ये दत्त बाबू ने तो मानवीयता फिर भी दिखाई, भूल गए अपने उस एथी को, अपमान को। नहीं तो संजय कोई ससुर भूलता नहीं है, बहू अगर ऐसा उसका मुंह पे फेंक के मारे तो। मैं बोला और ये नवल नारायण को दत्त बाबू ने बताया, ऐसा हुआ है, सबने भी देखा है, लेकिन माया अकेला एकदम सीधे झूठ पे अड़ी रही, ऐसा हमने नहीं किया है। हमने आके ऐसे पैसा उनके सामने फेंका है, जमीन पे नो गिरा है, हम बहू हैं, हम उनके हाथ में थोड़ी देने जाते। जबकि ये सब जिसने भी देखा था वहां था, वो सब जानते हैं कि नाक पर फेंका था, और ये कह के कहा था माया ने कि ये लीजिए आपके मुंह पे फेंक के मारेंगे आपको ये सिक्का। तो संजय भैया जनार्दन चाचा कहते हैं लानत है, लानत है, लानत है, और मैं कह रहा हूँ बस अब लानत तो भेज दिया। ये 43वां एपिसोड खत्म हुआ, 44वां एपिसोड में आवेंगे तो बताएंगे इसके बाद कि अब यहाँ के बाद क्या होता है। माया ने फांसी लगाने का इंतजाम अपना कर रखा है, 3 बार अटेम्प्ट किया है, दत्त बाबू ने कहा है कि अब तुमको घर से निकाल देंगे इन सबको हम। नवल नारायण बुलाए गए हैं उसी से इमरजेंसी में, गांव के एक आदमी को भेजवा के नवल नारायण आए हैं, ये सब बातों की चर्चा हो रही है, यहीं पे आज कहानी को रोकते हैं। तो आपको पता है कब वक्ता को जाना पड़ता है लघुशंका, तो मैं चाहता हूँ लघुशंका आज देखिए 1 घंटा से ऊपर का एपिसोड हुआ है, शायद पहली बार घंटा क्रॉस किया है नवल नारायण की कहानी ने। हमें भी जल्दबाजी है कि नवल नारायण की कथा जल्दी खत्म करें, ये बार-बार इस नकारात्मकता को, ऐसे नकारात्मक जीव का याद भी करना अपने आप को नकारात्मक बनाता है। लेकिन इस नकारात्मकता से समाज को कुछ सकारात्मक सीख देना है, आपको बताना है कि आपके बीच में ऐसे भेड़िए रह रहे हैं नवल नारायण जैसे, और नवल नारायण के ये 2 हरामखोर औलादों बकलेसवा और अरनौआ की तरह, अरनौआ शिक्षक है और बकलेसवा तो प्रोफेसर है। तो आप नहीं समझ पाएंगे ना कि प्रोफेसर साहब ऐसे भी हो सकते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे कि अरनौआ ये जो टीचर है ये ऐसा भी हो सकता है। तो इन सबके असली चरित्र को जानना समाज को जरूरी है।
ताकि समाज के कुछ लोग सावधान रहें और जागरूक रहें। ऐसे हंस का भी चरित्र नहीं जान सकते जिन लोगों ने हंस को बड़ा अच्छा धार्मिक, और ये बाहर के लोग जो जानते हैं, बहुत पराक्रमी, बहुत बड़े पढ़े लिखे, बहुत बड़े वाले लेखक थे। लेकिन इन लेखक का असली जीवन क्या था? ये कंस को आज भी लोग कहते होंगे, अरे इतना बढ़िया नम्र आदमी। लेकिन ये नम्र आदमी अपनी जो है 12 साल की उम्र में अपनी बहन के साथ रिश्ता बनाया था, और अरनहुआ उसका औलाद होने के चांस है। इस पर भी एक सवाल पूछा था किसी व्यूअर ने, यार नौ बाबू के 5-5 बाप है। मैं बोला 5 बाप हो ही नहीं सकता, ये मेडिकली प्रूवन असत्य हो जाएगा। आप ऐसे मत बोलिए। तो अब सोचे यहाँ भी थोड़ा-सा जवाब दे दें, फिर नहीं तो कहेंगे कि हमरा बतवा का जवाब नहीं दिए थे। अरे भाई 5 बाप नहीं है, बाप तो कोई एक ही होगा। लेकिन संभावना है कि 5 हो सकते हैं, क्योंकि उस समय में माया के 5 मर्दों के साथ रिश्ते थे। तो सवाल में पूछा गया था, तो इसका मतलब अर्नव बाबू को हरामी बच्चा कहा जा सकता है ना? बिल्कुल, अर्नव बाबू असली हरामी बच्चा में से आता है। और इसीलिए अर्नव बाबू का जो बच्चा हुआ है, उसके भी कौन-सा बाप है, नवल नारायण बाप है या अर्नव बाबू बाप है, इस पर सवाल खुद ही खड़े किए हैं पुष्पा चाची के माध्यम से। तो जो अर्नव बाबू का बेटा है, छोटुआ, जिसका बाप के नाम पे लिखा हुआ है अर्नव कुमार, लेकिन नहीं, वो भी हरामी बच्चा है। फिर मिलते हैं आपको, आपको पता है मैं हूँ रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। मिलते हैं अगले 44वें एपिसोड में। आपको सप्रेम नमस्कार।